Dear students, this is lecture number 31 of the course of Differential Geometry with course code MAD 4117. I am Dr. Mubin Munir, and now we will discuss smooth maps between surfaces, tangent space, and derivatives of smoother maps. तो ये इस लेक्चर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और डीप भी है, तो काइंडली इस पर गहरा फोकस आपने रखना है। अदरवाइज जो डीपनेस है, जो डिटेल है, हम उसे लूज कर जाएंगे अक्सर। चलिए मूव करते हैं आगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिफाइन किया था फर्स्ट स्टेप में, इफ यू रिमेंबर, कि एफ मैप अगर आर एन से आर एम में जाएगा तो ये स्मूथ कब होगा, इस बात का जिक्र हमने किया था। फिर हमने देखा नंबर 2 में, अब हमने ये डिस्कस करना है कि अगर एफ जो है किसी सरफेस S1 से S2 में मैप है, ये है मैप बिटवीन टू सरफेसेस, तो ये स्मूथ कब होगा, इसके लिए हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल को समझना है। अगेन मैं आपके सामने सामने पिक्चर में बता रहा हूँ, इस पिक्चर में, कि अगर ये कोई सरफेस S है और F कोई फंक्शन है जो R2 के सबसेट्स, ये कोई ओपन सबसेट है U, और U का अगर मैंने इमेज लिया अंडर F, तो उसका ये इमेज सरफेस के ऊपर ये पार्ट बना, ये वाला, ये, और ये पॉइंट आपको शो हो रहा है, रेड कलर का पॉइंट का इमेज, ये पॉइंट आया, तो ये सरफेस पैच था। यानी अगर आप ये कहें कि एफ अप्लाइड ऑन टू यू, ये पेयर, ये पेयर सरफेस पैच है। तो फिर दो सरफेसेस S1 से S2 में अगर एक फंक्शन f जा रहा है, तो हमने समझना है कि ये मैप स्मूथ कब होगा। अभी तक तो हमें पता है आर एन से आर एम में कोई मैप स्मूथ कब होगा, जब उसका हर कंपोनेंट फंक्शन एक्चुअली उसके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स हर ऑर्डर के एग्जिस्ट करें, तो वो स्मूथ होगा। अब इसमें हम मैप डिफाइन कर रहे हैं दो सरफेसेस से, जबकि हम स्मूथनेस का क्राइटेरिया जानते हैं आर एन से आर एम के लिए। अगर किसी तरीके से हम ये डिफाइन कर लें कि ये मैप कहीं एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन की मदद से आर एन के किसी सबसेट से आर एम के किसी सबसेट में चला जाए, तो फिर हम इसकी स्मूथनेस का जिक्र कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो सर्फेसेस S1 से S2 हैं, where S1 and S2 are smooth surfaces, it is not obvious how to do this, how to define a smooth map between these surfaces. So far, we only know how to define smooth maps between open subsets of Euclidean spaces, यानी Rn से Rm में। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर S1 सरफेस है और S2 सरफेस है, और अगर ये सिंगल पैचेस से कवर हो रही हो, सिग्मा 1 पूरी की पूरी S1 को कवर कर रहा है, एक ही पैच से बन रही है, सिग्मा 2 पूरी की पूरी S2 कवर कर रहा है, एक ही पैच से बन रही है, तो फिर हम यहाँ पे नोशन ऑफ स्मूथ मैप बिटवीन सर्फेसेस डिफाइन कर सकते हैं। क्लियरली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्लाइड पिछली स्लाइड की कंटिन्यूएशन भी है और बहुत डीप कॉन्सेप्ट दे रही है। आप हमने कंसीडर किया कि S1 जो है उसके लिए एक पैच है, और वो है सिग्मा 1 अप्लाइड ऑन टू यू, सिग्मा 1 अप्लाइड ऑन टू यू, ये है S1 को कवर कर रहा है, और S2 को कवर करने के लिए है आपके पास सिग्मा 2 अप्लाइड ऑन टू V। जैसा कि रेड कलर की S2 सरफेस को कवर करने के लिए सिग्मा 2 मैप दिया हुआ है V पर अप्लाई होके,
अब हमने जिक्र करना है एक मैप एफ का, ये ब्लू कलर में एफ मैप का, जो कि S1 से S2 में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैप एफ जो है ये ओरिजिनली कहाँ से जा रहा है, S1 से S2 में जा रहा है, और ये कोई मैप है। हमने डिस्कस करना है कि ये मैथ स्मूथ कब होगा, ये मैप स्मूथ कब होगा, हमने ये जिक्र करना है। तो आप अगर सारी पिक्चर को सामने रखें, नीचे है R2 का एक सबसेट U क्या कर रहा है, सिग्मा वन क्या कर रहा है, सिग्मा वन इस U का इमेज ये ग्रीन कलर का पैच बना रहा है, ये वाला। ये हमने तो कहा हुआ है कि S1 पूरी की पूरी सिग्मा वन से कवर हो रही है, और इसके अंदर एक पॉइंट जो ये वाला है, ये है सिग्मा वन ऑफ P। ये किसी ना किसी पॉइंट P का इमेज होगा अंडर सिग्मा वन। और अगर इस f पर, इस पॉइंट पर अगर आप फंक्शन f अप्लाई कर दें, f चूंकि मैप है S1 से S2 में, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये पॉइंट है, ये वाला रेड जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ब्राउन कलर का पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट कहलाएगा f ऑफ p, f ऑफ p पॉइंट। और अगर आप और से देखें, f ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। तो ये पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा एफ कंपोजिशन सिग्मा वन ऑफ पॉइंट पी। अगर मैं ये ले लूं तो चेक करेंगे क्या हुआ, पहले सिग्मा वन अप्लाई होगा पॉइंट पी पर, तो ये पॉइंट आएगा, ये वाला, ये पॉइंट आएगा। और फिर सिग्मा वन पी जो पॉइंट है उस पर अप्लाई होगा एफ, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। और यहाँ हमारे पास नीचे एक मैप है, ये वाला मैप, जो कि सिग्मा टू है, जो कि V से S2 को कवर कर रहा है पूरे का पूरा। तो अगर मैं इसका इन्वर्स लूं, इसका इन्वर्स ये वाला मैप आएगा, और ये मैप होगा सिग्मा टू इनवर्स। तो सिग्मा टू इनवर्स में अगर मैं इस रेड कलर के पॉइंट का प्री इमेज देखूं, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा वन और सिग्मा टू, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, कि ये होम्योमॉर्फिज्म है, तो इनफैक्ट ये दोनों बाइजेक्टिव मैप्स हैं, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो लिहाजा इनवर्स पॉसिबल होगा और मैं यहां पहुंचूंगा। तो असल में अगर आप गौर से देखें इस पूरी डिटेल को, तो मैंने एक नया मैप इस एफ की वजह से पैदा कर लिया, और वो मैप है सिग्मा टू इनवर्स कंपोजिशन विद एफ कंपोजिशन विद सिग्मा वन। और सबसे पहले अप्लाई होना है सिग्मा वन ने, तो इसकी दरअसल फिर डोमेन क्या होगी, यू। और ये आंसर कहां पे जाएगा, आंसर आएगा V में। और अगर आपको याद हो, U और V जो हैं ये दोनों ही R2 के सबसेट्स हैं। R2 पड़े हुए R3 में है, लेकिन R2 के सबसेट्स हैं। ओके, R2 के सबसेट्स। तो इनफैक्ट आपके पास एक मैप आ गया सिग्मा टू इनवर्स कंपोजिशन एफ कंपोजिशन सिग्मा वन, एक नया मैप। जब जब एक मैप एफ पैदा होगा, तब तब सिग्मा टू इनवर्स कंपोजिशन एफ कंपोजिशन सिग्मा वन, एक नया मैप जनरेट होगा फ्रॉम यू टू वी। तो हम यहाँ कहते हैं कि एफ स्मूथ कब होगा, अगर ये उससे पैदा होने वाला मैप सिग्मा टू इनवर्स कंपोजिशन एफ कंपोजिशन सिग्मा वन, अगर ये मैप फ्रॉम यू टू वी स्मूथ होगा, तो हम कहेंगे फिर एफ भी स्मूथ है। यानी अब हमने मैप की स्मूथनेस को डिफाइन कर दिया, लेकिन ये डेफिनेशन उसी के लिए वैलिड है जब आपके पास ए सरफेस एक एक पैच से बन रही हो। अगर सरफेस ज्यादा पैचेस से बन रही हो तो डिफिकल्टी होगी, लेकिन रिजल्ट और एंड पॉइंट एक ही आएगा। दोबारा मैं अगली स्लाइड में इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात इतनी डीप है कि मुझे दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेरे पास एक सरफेस S1 थी, और एक मेरे पास सरफेस S2 है, लेट्स से ये S2 सरफेस है।
और इनमें एक मैप है एफ जो कि S1 के पॉइंट्स को S2 में मैप कर रहा है। इस पॉइंट का इमेज ये पॉइंट आ रही है एंड दिस इज एफ ऑफ, अगर ये कोई P पॉइंट है, दिस इज एफ ऑफ P पॉइंट। अब चूंकि S1 एक सरफेस है और हमने कहा कि ये एक सिंपल सरफेस पैच से बन रही है, तो इसका मतलब नीचे एक ओपन सबसेट R2 का U पड़ा होगा, U, और एक मैप होगा सिग्मा 1, और ये सिग्मा 1 इस U को पूरी की पूरी सर्फेस S1 पे बना देगा, S1 पे ये बनाएगा, ये पूरा पूरा बन जाएगा, और ये P पॉइंट भी जवाब में आएगा ना कोई। सो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम ये पॉइंट ले लें, कोई ये पॉइंट ले लें जो कि U के अंदर है, तो सिग्मा 1 अप्लाई हो गया, इसका ये कोई इमेज आ जाएगा। फर्ज कर लें ये पॉइंट इमेज आ गया, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट जो इमेज आया F इस पे अप्लाई होगा, और जब F इस पे अप्लाई होगा तो इसको मैं अप्लाई करने के बाद ब्लू कलर में ये इसका ये इमेज आ गया। तो बेसिकली अब यहाँ दो स्टेप हो चुके हैं, और ये पॉइंट को कहा जाएगा, ये है F ऑफ composition of sigma 1 applied on to point, ये applied on to point के T ले लें, T applied on to point T, applied on to point T। अब यहाँ कीप इन माइंड, अब यहाँ अगर मेरे पास अगेन S2 सरफेस है जो एक सिंपल सरफेस बाय सिग्मा 2 से बन रही है, तो फिर मेरे पास क्या होगा, अगेन एक ओपन सेट होगा R2 का जिसका नाम होगा V, और ये V पर अप्लाई होगा एक मैप सिग्मा 2, और ये सिग्मा 2 से पूरी सरफेस S2 कवर हो जाएगी। अगर ये पूरी सरफेस कवर होगी और सिग्मा 2 होम्योमॉर्फिज्म है, तो इस मैप का यहाँ कोई बड़ी इमेज भी होगा, ये वाला, और ये मैप होगा, ये होगा सिग्मा 2 के प्री इमेज है, किसका प्री इमेज है, कंपोजिशन ऑफ F कंपोज्ड विद सिग्मा 1 का अप्लाइड ऑन टू लेट्स से T। तो ये पॉइंट आया। तो एक्चुअली इस F की वजह से अब मैंने U के एक पॉइंट को एसोसिएट कर दिया V के एक पॉइंट में, तो एक मैप मेरे पास हासिल हुआ सिग्मा 2 इनवर्स कंपोजिशन F कंपोजिशन सिग्मा 1, जो कि U के पॉइंट को V के पॉइंट पर मैप कर रहा है। तो अब हम कहेंगे, जरा गौर से देखिएगा, ये तो हम जानते हैं कि ये मैप कहाँ से कहाँ है, बेसिकली ये मैप है R2 से R2 के ओपन सेट्स के दरमियान, और R2 से R2 के ओपन सेट्स के दरमियान ये R2 है, ये भी R2 है। सो इन फैक्ट हमने एक मैप हासिल कर लिया R2 से R2 के दरमियान। अब हम डिफाइन करेंगे कि ये F स्मूथ कब होगा। F स्मूथ तब होगा जब F2 इनवर्स कंपोजिशन F कंपोजिशन सिग्मा 2 इनवर्स कंपोजिशन F कंपोजिशन सिग्मा 1 स्मूथ होगा, क्योंकि इसकी स्मूथनेस का हम जानते हैं, ये मैप है R2 से R2 में। तो अगर ये स्मूथ होगा तो ऊपर वाला F स्मूथ होगा, और ये एक ही कंडीशन है, F स्मूथ होगा तो F2 इनवर्स कंपोजिशन F कंपोजिशन सिग्मा 1 भी स्मूथ होगा। सो ये डेफिनेशन हमने बनाई है F की स्मूथनेस के लिए। अब ऑब्वियसली इसकी स्मूथनेस के लिए आपको एक नया डिफिकल्ट फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जो कि सिग्मा 2 इनवर्स कंपोजिशन F कंपोजिशन सिग्मा 1 है, जो कि R2 से R2 में है, और इसको हम जानते हैं कि ये स्मूथ कब होगा। तो यहां से एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई कि F स्मूथ कब होगा। अब हमने यहाँ गौर से देखें, पीछे हमने दो सरफेसेस के दरमियान ना
हमने जरा डीप बात है थोड़ी सी, हमने सरफेस S1 से S2 के दरमियान एक मैप F ले लिया, ठीक है। अब दो सरफेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, दोनों सरफेसेस पे एटलसेस हैं, S1 पे एक एटलस है और S2 पे एक एटलस है। हम ये कब कहेंगे कि ये दोनों सरफेसेस S1 और S2 आपस में सेम सरफेसेस हैं? ये तब होंगे जब इनके एटलसेस सेम होंगे। और एटलसेस सेम होने का पर्टिकुलरली मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्मूथ मैप F ऐसा हो S1 से S2 में जो कि बाइजेक्टिव हो और जिसका इनवर्स भी स्मूथ हो, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के आप दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस में होम्योमॉर्फिज्म को डिफाइन करते थे, कंटिन्यूस हो, इनवर्स भी कंटिन्यूस हो और बाइजेक्टिव हो, इस तरह अगर दो सर्फेसिस के दरमियान आपको ऐसा एक मैप मिल गया जो स्मूथ हो, उसका इनवर्स भी स्मूथ हो और वो बाइजेक्टिव भी हो, तो हम फिर कहेंगे कि ये दो सर्फेसिस नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे की डिफ्यूमॉर्फिक सर्फेसिस हैं, यानी और फिर इस मैप को हम कहते हैं डिफ्यूमॉर्फिज्म। और चूंकि हम जानते हैं कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो लिहाजा हर डिफ्यूमॉर्फिज्म होम्योमॉर्फिज्म भी होती है। अगर दो सर्फेसिस के दरमियान एक भी डिफ्यूमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई तो वो दो सर्फेसिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री वो दो नहीं है, वो एक ही सर्फेस है। Now we will focus on another important class of surfaces known as level surfaces. अब हम स्मूथ सरफेसेस की एक और क्लास को देखेंगे जिन्हें लेवल सरफेसेस कहेंगे हम। और डेफिनेशन क्या है कि R3 के वो तमाम पॉइंट्स, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा आपको वेयर f इज अ स्मूथ फंक्शन सच डैट कि वो तमाम पॉइंट्स R3 के जिस जगह पर वो जीरो पे मैप होंगे, यानी ये फंक्शन f जो होगा ये होगा फ्रॉम R3 टू R, ठीक है। और वो R3 के वो पॉइंट्स, वो सारी जगह जिन पे ये फंक्शन जीरो आंसर देगा, फंक्शन कौन सा आंसर देगा? जीरो। यानी फंक्शन दरअसल क्या है? f इनवर्स ऑफ जीरो। वो तमाम पॉइंट्स जो जीरो पे मैप हो रहे हैं, वो तमाम पॉइंट्स R3 के अंदर आपने देखने हैं। R3 के वो तमाम पॉइंट्स जो जीरो पे मैप हो रहे हैं, they will form level surface। और लेवल सरफेस अगर f स्मूथ फंक्शन हो तो लेवल सरफेस भी स्मूथ होगी अंडर सम कंडीशंस जो हम आगे अब देखेंगे। यहाँ हम वो कंडीशंस देख रहे हैं जिसमें लेवल सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस बनेगी। लेट S बी अ सबसेट ऑफ R3। S कोई R3 का सबसेट है, ये ले R3 का सबसेट है S, with the property that each point P of S, ये S है, let's say अगर मैं इसका कोई भी पॉइंट P पिक करूं, P, देयर इज एन ओपन सबसेट W ऑफ R3, तो आपको इस पॉइंट P को सेंटर लेकर क्या करना पड़ेगा? इस P को कंसीडर करना पड़ेगा कि ये सेंटर है किसी ओपन बॉल का, ये ओपन सबसेट ऑफ R3, ये W है R3 का। ये W है और W का जब S के साथ इंटरसेक्शन करवाया गया तो ये इंटरसेक्शन ये आ गया, फर्ज कर लें ग्रीन कलर में, और ब्लू कलर में इंटरसेक्शन आ गया। ये ये इंटरसेक्शन है। और आपके पास एक स्मूथ फंक्शन f ऐसा एग्जिस्ट करे जो कि
इस इंटरसेक्शन के ऊपर तमाम पॉइंट्स पर आंसर 0 दे, यानी एक्स वाई जेड का आंसर वो पॉइंट्स इंटरसेक्शन के ऊपर इनका फंक्शन का आंसर 0 आ जाए, ऐसा फंक्शन आपने ढूंढना है। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके इस एफ मैप का ग्रेडियंट क्या है, इस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड, जो कि असल में नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सर्फेस के पॉइंट पे हर पॉइंट पे कोई ना कोई ग्रेडियंट आए, किसी भी पॉइंट पर ग्रेडियंट किसी भी पॉइंट पर सरफेस के वो ग्रेडियंट 0 ना हो। The gradient of f does not vanish at p, point p पर 0 ना हो, then s is a smooth surface. So actually आपको फंक्शन ढूंढने पड़ेंगे, जो कि फर्स्ट कंडीशन तो प्रीटी ट्रिवियल कंडीशन है कि आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो सबसेट है अंडर सबस्पेस टोपोलॉजी वो होम्योमॉर्फिक है R2 के। अंडर सबस्पेस टोपोलॉजी उसके हर पॉइंट का आपको नेबरहुड लेना पड़ेगा, उस नेबरहुड को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा, नेबरहुड लेना पड़ेगा R3 में, फिर उसको इंटरसेक्ट होना पड़ेगा सरफेस के साथ, तो S इंटरसेक्शन W आएगा। और देखना होगा कि इस W के इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट पर फंक्शन 0 आंसर दे रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हर पॉइंट पर ग्रेडियंट नॉन 0 हो। अब हम इसकी ना कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इस कंडीशन की। जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है यूनिट स्फीयर। हम पहले चार्ट्स वाले मेथड से प्रूफ कर चुके हैं, जो कि डिफिकल्ट मेथड था कि स्फीयर एक स्मूथ सरफेस है। अब हम और तरीके से प्रूफ करेंगे। देखें, स्फीयर S2 जो है उसके लिए W मुझे कंसीडर करना पड़ेगा पूरे का पूरा R3, पूरे के पूरे R3 का R3 ओपन सेट है बाय इटसेल्फ। तो R3 का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा S2 के साथ, ये S2 है, पिंक ब्लू कलर में ले रहा हूँ, ये S2 है यूनिट स्फीयर। जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो बेसिकली मेरे पास S इंटरसेक्शन R3 जो है वो S ही आएगा, दैट इज S। और इसके लिए मेरे पास ऐसा फंक्शन है, वो फंक्शन ये है और स्मूथ फंक्शन है f of x y z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1। ये इस S के ऊपर तमाम पॉइंट्स में पुट करूं तो जवाब 0 आता है। तो बेसिकली मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे मुझे W मिल गया, वो पूरा R3 है, पूरा R3 भी हो सकता है। और दूसरा S मेरे पास क्या है, स्फीयर है, S का इंटरसेक्शन में R3 से लूंगा तो S ही आएगा। और इस S के लिए ही मेरे पास आपके पास फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस पूरी सरफेस के ऊपर 0 है। ये दरअसल इस सरफेस की डिफाइनिंग इक्वेशन है। और जिसकी डिफाइनिंग इक्वेशन आपके पास मौजूद हो वहाँ फर्स्ट कंडीशन ट्रिवियल होगी, क्योंकि उसमें W इक्वल टू R3 आपका ओपन सेट का रोल प्ले कर देगा। तो आपको दूसरी कंडीशन को देखना होगा, असल में वो क्या है कि आप इसका ग्रेडियंट लें, इस f का ग्रेडियंट आपने डिफाइन किया, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x निकाले तो 2x आ गया, रिस्पेक्ट टू y निकाला तो 2y आ गया, रिस्पेक्ट टू z निकाला तो 2z आ गया। अब जब आपने देखना है कि कहीं पे स्फीयर के ऊपर कहीं भी जब ये 0 नहीं है तो इसकी नॉर्म निकाल लें, लेंथ। लेंथ जब हमने निकाली तो 2 लेंथ आ गई। अगर ये कहीं पे 0 होता तो वहां लेंथ 0 होती। तो लेंथ 2 आने का मतलब है कि नॉर्मल जो है वो यहाँ से 2 डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये नॉर्मल है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो स्फीयर इज अ स्मूथ लेवल सरफेस। सर्कुलर कौन किसे कहते हैं? सर्कुलर कौन है असल में वो तमाम पॉइंट्स R3 के जिन पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, यानी पहले तो इसमें 0 आएगा ये पॉइंट ओरिजिन, क्योंकि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। उसके बाद अगर मैं यहाँ z को लेट से z लेवल पे मैं 1 सिलेक्ट करूँ z एक्सिस के ऊपर, ये z एक्सिस है, अगर मैं यहाँ ये 1 सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास असल में ये सर्कल एक ऊपर बनेगा, ये सर्कल। और z -1 सिलेक्ट करूँ
तो फिर ये सर्कल बनेगा नीचे। Z2 सेलेक्ट करूं तो ये सर्कल बनेगा, Z-2 सेलेक्ट करूं तो फिर ये सर्कल बनेगा, आगे आगे एंड सो ऑन। इस तरह ये सर्कल छोटा सर्कल होगा, फिर ये सर्कल बड़ा होगा, फिर सर्कल उससे बड़ा होगा, फिर सर्कल उससे भी बड़ा होगा, और इस तरह से ये एक कोनिक रीजन बन जाएगा। नीचे भी ऐसे ही होगा, Z पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और इस तरह से हमारी ये कोन बनेगी। हेंस अब हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट f क्या आता है? वो आता है 2x 2y माइनस 2z। अगर मैं ओरिजिन को शामिल कर लूँ तो ये 0 0 0 पे 0 हो जाता है, और w मुझे लेना पड़ेगा। w मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? w ये है, R3 में ये लाइन छोड़ दें, बाकी सारी R3 w के तौर पर ले लें, वो ओपन सेट होगा, क्योंकि लाइन क्लोज होता है, लाइन में से रिमूव कर दें, क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, तो बाकी ऊपर नीचे सारा ओपन सेट है। सो यहाँ से ये कंक्लूड किया जाएगा, origin removed from a circular cone we obtain a surface, including origin we don't obtain a smooth surface. ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। इसके लिए हमारे पास ये क्या है? ये दरअसल एक कोन की इक्वेशन है। कोन ये होती है, इस कोन की इक्वेशन देखिए, R3 के अंदर ये कोन पड़ी हुई है, लेट्स से ये R3। तो चेक करें, अगर मैं इस फंक्शन का जीरो सेट निकालूं, कि वो पॉइंट निकालूं जहां ये फंक्शन जीरो आंसर दे रहा है, तो वो ये रेड कलर की कोन बनेगी, ये कोन। ठीक है, इसके लिए सरफेस होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? अब W में अगेन R3 को ही ले लूंगा, और S मेरा यही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं सेकंड कंडीशन की तरफ आऊंगा, इसका ग्रेडियंट फाइंड करूंगा, तो ये 2x आएगा। ग्रेडियंट क्या आ रहा है इसका? डेल एफ, वो आ रहा है 2x कोमा 2y कोमा माइनस 2z। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट जीरो भी है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 0 0 0, जहां ये ग्रेडियंट अगर आप बोर्ड से देखें तो वो वैनिश हो रहा है, वो जीरो हो रहा है। तो थ्योरम जो है, अगर हम इस पे अप्लाई करें, W कुछ भी ले सकते हैं, R3 पूरा ले सकते हैं, लेकिन W हमने यहाँ सिलेक्ट किया है x y z, z नॉन जीरो, यानी हमने क्या किया है, ऊपर वाला पार्ट ले लिया इसके, और नीचे वाला पार्ट ले लिया, और इंटरसेक्शन करवाया। तो ओरिजिन मिस हो गया। अगर ओरिजिन शामिल करें तो फिर ये हमारी सरफेस ही नहीं होगी, क्योंकि उस पर ग्रेडियंट जीरो हो रहा है ओरिजिन पे। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से मैं ये वाला पॉइंट रिमूव कर दूं, तो बाकी सब जगहों पर मेरी सरफेस की कंडीशन साबित हो रही है। W मैं ले लूंगा तमाम Z ऊपर पॉजिटिव, Z नीचे नेगेटिव, Z जीरो वाली लाइन छोड़ दें, यानी अगर ये है ना, ये तो ये लाइन वो है, ये पॉइंट वो है जहां Z जीरो है, ये इस लाइन को छोड़ दें। हाइट ऊपर Z पॉजिटिव होता है, नीचे Z नेगेटिव होता है, ये दोनों पार्ट ले लें, तो ओरिजिन सिर्फ मिस होगा, बाकी सारा आपके पास इसका सरफेस होने की कंडीशन पूरी होगी। अगर मैं ओरिजिन को रिमूव कर दूं तो ये कौन सरफेस बनेगी।